अच्छा, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर डिफरेंट किस्म के लॉज हैं जो कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन के सिनेरियो को या उसकी टर्मिनोलॉजी को समझने में मदद देते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लॉ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और वो ये है कि अगर आप ब्लैक बॉडी को सर्टन टेम्परेचर पर हीट अप करती हैं तो उसमें से रेडिएशन से निकलती हैं, लेकिन दो कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, इनिशियली अगर आपने उसे हीट अप किया है कम टेम्परेचर पर तो उससे निकलने वाली वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। नंबर टू, अगर आपने उसे हाई टेम्परेचर पर हीट अप किया है तो वेवलेंथ कम रेडिएशंस की निकलती है, और उस वक्त एट अ गिवन टेम्परेचर द इमिटेड एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर सर्टेन वेवलेंथ and maximum wavelength and the product of maximum wavelength and temperature is equal to constant, which is equal to 2.9 into 10 raised to the power -3 मीटर केल्विन remains constant, कि हमेशा वेवलेंथ और टेम्परेचर उस ब्लैक बॉडी का जिस पर हम उसे हीट अप करेंगे कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक आप उसे हीट अप करते रहेंगे और रेडिएशन उसमें से इमिट होती रहेंगी, और मैक्सिमम वेवलेंथ हमें उस वक्त ऑब्टेन होगी जब टेम्परेचर लोवेस्ट होगा, और इस लॉ को हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन डाइस सरफेस को कहते हैं, विजिबल लाइट इज इमिटेड। Why does not happen when infrared light falls on these dyes? ये आपको स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, आप देखिएगा इस स्पेक्ट्रम के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट और ये है इंफ्रारेड लाइट। जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है और एनर्जी भी कम होती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब ज़रा देखें कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट को आप जो कि हाई एनर्जी की है सर्टन डाइस पर फेंकोगे तो क्या होगा, वो उस डाइस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके नतीजे में वो एक्साइट भी होंगे और डी एक्साइट भी होंगे। एक्साइटेशन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जाएंगे, और डी एक्साइटेशन में हायर से लोअर आएंगे, और जिस तरह वो लोअर से हायर एब्जॉर्ब करके जाते हैं एनर्जी, तो हायर से लोअर एनर्जी इमिट करते हैं, और जब हाई एनर्जी इमिट करते हैं तो उस वक्त निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम की होती हैं और हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड लाइट को अगर फेंकें जो कि आप जानते हैं लो एनर्जी की लाइट है और उसे मेटल पर फेंकेंगे, होगा अगेन वो एटम्स को एक्साइट और डी एक्साइट करेगा, लेकिन डी एक्साइटेशन के नतीजे में निकलने वाले फोटॉन्स इस स्पेक्ट्रम के इनविजिबल रेंज में होंगे। और ये भी याद रखें कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट फेंकेंगे तो उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकलेगी, तो अल्ट्रावायलेट से कम विजिबल है इसलिए हमें दिखती है, लेकिन इंफ्रारेड से कम माइक्रोवेव्स हैं जो कि अगेन इनविजिबल है इसलिए हमें वो नज़र नहीं आती बिकॉज ऑफ इट्स लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो याद रखें डी एक्साइटेशन में हमेशा जो लाइट फेंक रहे हैं उससे लोअर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इमिट होती है, तो इसलिए वो शिफ्ट हो जाती है। तो अल्ट्रावायलेट में विजिबल में शिफ्ट हो गई इसलिए नजर आई, इंफ्रारेड से माइक्रोवेव में इसलिए वो हमें नहीं दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखें एनर्जी फोटॉन की HC ओवर लैम्डा के बराबर है सिंगल फोटॉन के लिए, जिसे क्वांटा कहते हैं, लेकिन n फोटॉन्स के लिए NHC ओवर लैम्डा या NHF फॉर n फोटॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी तमाम की सेम है, एनर्जी को सेम करें तो फिर जो n है और वेवलेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली। दो लाइट्स हैं, एक है रेड और दूसरी है
ब्लू, और आप जानते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू. तो नंबर ऑफ photons emitted by red light will be greater than number of photons ejected by a blue light. Next question है, what happens to